रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले आप लोगों ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है, वो मैंने करवाया था। और चैप्टर नंबर 5 मैम कौसर ने आप लोगों को स्टार्ट करवाया है। तो मैम कौसर जो 2 टॉपिक्स रहते हैं वो मैम कौसर ही कंप्लीट करवाएगी। अब है आप लोग का वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने पढ़ना है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ने हमने ये पढ़ा था कि आप लोग के पास फोर्स जो हो वो कांस्टेंट हो, तो और उसकी अंदर जो एरिया होगी तो वो एरिया उसकी एरिया जो होगी वो रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल की एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और यहाँ पे लेंथ क्या चीज़ है, फोर्स है, और ब्रेथ क्या चीज़ है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स, आप लोग के पास क्या चीज़ आ जाएगी, वर्क डन आ जाएगी। अब जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे होगा, इसके लिए इक्वेशन किस तरह की होगी, ये हमने आज पढ़ना है। जिस तरह हमने कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा है कि कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें आप लोगों के पास फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स चेंज ना हो रहा हो। तो अब हमने पढ़ना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसमें फोर्स जो हो वो वेरी हो रहा हो। तो फोर्स किस तरह वेरी होता है, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, आप लोग यहाँ पे बुक में देख ले। इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कुछ केसेस इस तरह होते हैं जिसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, या आप लोग ज़्यादा फोर्स लगाते हैं या कम फोर्स लगाते हैं, या टाइम के साथ वो फोर्स खुद ही कम हो जाती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो अब हमने पढ़ना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स क्या है, फर्स्ट वन एग्जाम्पल है आप लोगों के पास मोशन ऑफ रॉकेट। जब अर्थ से एज रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ, जब अर्थ से रॉकेट अवे जाती है तो वो आप लोग के पास उसकी इक्वेशन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये होता है कि टाइम के साथ जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना ही वो दूर जाएगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप लोगों के पास कम होगी। इसकी पूरी इक्वेशन आप लोगों के पास ये होती है Fg=Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट होती है, जी भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये दिस इज़ द मास ऑफ द अर्थ, दिस इज़ द मास ऑफ द रॉकेट, या आप लोग कोई भी चीज़ ले लें। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है। सिंपल आप लोग के पास जो चीज़ वेरी होती है वो डिस्टेंस होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जितना आप लोग दूर जाओगे तो उतनी आप लोग के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी। मतलब आप लोग के पास जितना आप लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आप लोग के पास फोर्स जो होता है वो वेरी होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग के पास है मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, अच्छा, दूसरी एग्जांपल जो है वो है आप लोग के पास मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है आप लोग के पास, सही है। अगर आप लोग इस स्प्रिंग को ज़्यादा स्ट्रेचिंग दोगे, ज़्यादा फोर्स दोगे तो ये ज़्यादा स्ट्रेच होगा, इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। कम स्ट्रेच दोगे तो इसमें कम स्ट्रेचिंग होगी। मतलब फोर्स पे डिपेंडेंट है। जिस तरह आप लोग के बुक में भी है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। जितना आप लोग स्ट्रेचिंग ज़्यादा दोगे तो उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी ना, सही है। अगर वो चीज़ ज़्यादा इलास्टिसिटी, फॉर एग्जांपल मैं रबर को स्ट्रेच कर लूँ तो जितना मैं ज़्यादा स्ट्रेचिंग दूंगी तो उतनी ज़्यादा वो लगेगी, आप पे रिएक्शन फोर्स उसकी ज़्यादा होगी। अगर आप लोग कम स्ट्रेच करोगे तो उसकी रिएक्शन फोर्स कम होगी। अगर आप लोग ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो उसकी रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। तो मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम में यही है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस से आप लोग उसको स्ट्रेच करोगे तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये है कि उसके दोबारा जो रिएक्शन वाली फोर्स लगेगी, रिएक्शन वाली फोर्स, तो वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दोनों एग्जाम्पल आप लोगों के पास वेरिएबल फोर्स है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी। इस तरह अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिस्टेंस से स्ट्रेच करोगे तो फोर्स की जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो ज़्यादा लगेगी। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोग बुक से पढ़ लोगे, और इसमें वो फिर मैं आप लोग को बाद में डिटेल से बता दूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। अब डायग्राम पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एक कर्व पाथ है। मतलब अभी हम
वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट फोर्स तो नहीं ले सकते, कर्व पाथ लेंगे। तो कर्व पाथ फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पॉइंट ए एंड दिस इज़ द पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं जा रही हूँ, मैं कर्व पाथ ले रही हूँ। डिफरेंट पॉइंट्स पे आप लोग के पास फोर्स चेंज हो रहा है, देखिए फोर्स चेंज हो रहा है। अब इस पॉइंट पे फोर्स आप लोग के पास F1, इस इंटरवल पे फोर्स आप लोग के पास F2, F3, F4, F5 अप टू सोन अप टू Fn तक मैंने ले लिया। मैंने इस ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस कवर किया है, मैंने इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया है। स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करने का मकसद ये है कि मेरे पास वो जो फोर्स हो वो कांस्टेंट हो जाए, ताकि मैं फिर उसकी वर्क डन आसानी से फाइंड आउट कर सकूं। तो मैंने डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर लिया है। फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को बताया था फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ब्लॉक। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैं एक फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवा रही हूँ। तो मैंने इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स इंक्लाइंड सा फोर्स लगा लिया, और वो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में कवर हो रही है। मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में कवर हो रही है। तो मतलब ये कि यहाँ पे आप लोग के पास दरमियान में एंगल बनता है, और मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा, F cos थीटा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रही है। ये नहीं हो रहा कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में कवर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रही है। तो आप लोग के पास जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो F cos थीटा होगा, F sin थीटा इफेक्टिव फोर्स नहीं होगा। तो इस वजह से हम वर्क डन लेते हैं W इज इक्वल टू डी एफ कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे भी हम एंगल हम इस वजह से लिखते हैं क्योंकि इफेक्टिव फोर्स जो है वो F cos थीटा है। टोटल वर्क डन में cos थीटा होता है, साइन थीटा नहीं होता। और वैसे ये स्केलर क्वांटिटी भी है, तो स्केलर क्वांटिटी में हम यही लिखते हैं, cos थीटा ही लिखते हैं, सही है। तो यहाँ पे आप लोग के पास यहाँ पे एंगल भी बन रहा है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दरमियान एंगल बनेगा θ1, यहाँ पे इस तरह θ2, यहाँ पे इस तरह θn, और ये आप लोग के पास डेल डी एन ये हो जाएगा। अब मैथमेटिकल डिराइवेशन करना है। मैथमेटिकल डिराइवेशन करने के लिए हमने ग्राफ को देखना है। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास ये एक पॉइंट है, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट। अब ए से लेकर बी तक इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। हमने पढ़ा है कि जब वर्क डन हम फाइंड आउट करते हैं, मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में करवाया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्क डन ग्राफिकली फाइंड आउट करूँगी तो दिस इज़ द फोर्स एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वर्क डन अगर मैं फाइंड आउट करूँगी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फोर्स एंड ये आप लोग के पास डिस्प्लेसमेंट, इसकी मैं इस तरह ज्वाइन कर लूँगी। जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो इसके अंदर जो एरिया आ रहा है ये आप लोग के पास वर्क डन होगा। तो इसकी एरिया जो है ये आप लोग देख लें, इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल की तरह है। तो एरिया वर्क डन क्या होता है, रेक्टेंगल की एरिया। तो इसी तरह हम अगर मेरे पास कर्व पाथ है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह एक कर्व पाथ है, तो इसकी एरिया तो मैं नहीं फाइंड आउट कर सकती। इसको मैं छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लूँगी, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना लूँगी। देखिए आप लोग, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, दूसरा रेक्टेंगल बना लिया, तीसरा रेक्टेंगल बना लिया, चौथा रेक्टेंगल और पांचवा रेक्टेंगल बना दिया। अब इस रेक्टेंगल की एरिया मैं ले लूँगी और उसको 8 कर लूँगी, तो आप लोग के पास टोटल वर्क डन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो D1, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो D2, इन दोनों की डिस्टेंस D3 एंड दिस इज़ द D5। और आप लोग के पास फोर्स जो होगा वो आप लोग के पास ये फोर्स होगा। आप लोग के बुक में Fx1 लिखा है, आप लोग Fx1 भी लिख सकते हैं, F1 भी लिख सकते हैं, F2, F3, F4 एंड F5। तो ये आप लोग के पास फोर्सेस है। तो मैंने इस वजह से इसको इंटरवल्स में डिवाइड किया है ताकि मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप बन जाए, और उस रेक्टेंगल शेप की हम एरिया फाइंड आउट कर ले तो वो आप लोग के पास वर्क डन हो जाएगा। तो मैथमेटिकली डिराइवेशन में मैं वही वाली रूल किया है, डेल W1 इज इक्वल टू FD1 cos ऑफ थीटा 1, ये हो जाएगा। इसी तरह F2 डेल 2 cos ऑफ थीटा 2, इस तरह ये हो जाएगा। F3 डेल D3 cos ऑफ थीटा 3 अप टू सोन, यहाँ पर मैंने n तक लेके गई हूँ टर्म्स को।
आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं दिस इज़ F1 चेंज स्मॉल चेंज इन इंटरवल डेल D1 एंड यहाँ पे θ1। तो इसकी जो आप लोग मैंने यहाँ पे जो समझाए हैं उसी तरह आप लोग ये ले लेंगे, क्योंकि इफेक्टिव डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर हो तो आप लोग इफेक्टिव फोर्स भी यही वाला cos θ वाला फोर्स लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लूँ तो आप लोग के पास ये F1 cos ऑफ θ1 आएगा, ये F2 cos ऑफ θ2, इसी तरह ये आप लोग के पास F3 cos ऑफ θ3 आएगा। इफेक्टिव फोर्स जो होगा वो cos θ वाला होगा, F sin θ वाला नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे cos θ लिया हुआ है। अब टोटल वर्क डन के लिए मैं इन सारों इंटरवल्स को 8 कर लूँगी, मैंने 8 कर लिए हैं। अब हमने एक टर्म पढ़ा है कि अगर बहुत ज़्यादा इंटरवल्स हो, मैंने 1 से लेकर n तक इंटरवल्स लिए हैं, तो इसको लिखना मुश्किल होता है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, मैथ्स ने एक मेथड बताया है जिसमें हम समेशन ले लेते हैं, यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स। मैंने साइन लिख लिया सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब ये i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi डेल D1 cos ऑफ θi, यानी fi को मैं 1 से नंबर्स दूंगी अप टू n, तो यही वाले टर्म्स आएंगे। फॉर एग्जांपल पहले मैं 1 दे दूं तो ये वाला, फिर मैं 2 दे दूं तो ये वाले, इसी तरह अप टू सोन। इस पे मैंने आप लोग को समझाया है। तो i इज इक्वल टू 1 अप टू n। अगर i इज इक्वल टू 2 टर्म्स होते तो i इज इक्वल टू 1 अप टू 2, i इज इक्वल टू 3 टर्म्स होते तो i इज इक्वल टू 1 अप टू 3। तो जितने टर्म्स होंगे वो यहाँ पे आप लोग लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10, तो अगर 10 टर्म्स होते तो मैं i इज इक्वल टू 1 अप टू 10 लिखती। तो ये आप लोग के पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लोग इस तरह हेडिंग दे दोगे और इसमें आप लोग ग्राफिकली डिस्कशन कर लोगे। जो आप लोग के बुक में जो लाइन्स है वो आप लोग पढ़ लो, फिर उसमें वो लिख लोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फोर्स, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से A से B तक आप लोग के पास डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा उसको वर्क डन जो फाइंड आउट करना होगा तो उसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लोगे, फिर उस रेक्टेंगल की एरिया को 8 कर लोगे, तो आप लोग के पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। फिर है आप लोग के पास टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग ये वाला लाइन लिख लोगे कि टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। इन रेक्टेंगल्स की एरिया को 8 करके आप लोग के पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट वर्क ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख ले तो यहाँ पे ये गैप थोड़ा सा ऊपर है, ये भी थोड़ा सा ऊपर है, ये भी थोड़ा सा ऊपर है, ये भी थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि ये वाला लाइन आप लोग के पास डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला है। ये देखें, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। अब ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट कैसे बनेगा? मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आप लोग को बताया था कि फॉर एग्जांपल आप लोग के पास ये दो लाइन है, दिस इज़ द ए पॉइंट एंड दिस इज़ द बी, सही है। तो अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट में वो मैंने क्या करवाया था कि मैं इसको कम टाइम, थोड़े से टाइम, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मैं इसको थोड़े से नज़दीक डिस्प्लेसमेंट उसकी कम कर रही हूँ, डिस्टेंस कवर कर, डिस्प्लेसमेंट कम कर रही हूँ, और भी कम कर रही हूँ, और भी कम कर रही हूँ, और भी कम, इतना कम करूँ कि वो एक पॉइंट तक अप्रोच कर ले। तो वो ज़्यादा उसकी हर एक पॉइंट पे हम ले लेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाती। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इतना वो रेक्टेंगल्स की एरिया कम कर ली कि वो एक पॉइंट तक अप्रोच हो गई, और वो पॉइंट को 8 करके हमारे पास एक सीधा एक स्लोप आ गया। यानी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिखते हैं ना, लिमिट्स डेल t टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम उस डिस्प्लेसमेंट को इतना कम कर देते हैं कि वो अप्रोच कर देता है 0 तक। तो फिर उसमें वो आप लोग के पास एक लाइन बन जाती है, क्योंकि लाइन हम पढ़ते हैं ना कि लाइन क्या चीज़ होती है, वो एक पॉइंट्स, डिफरेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स से बनी होती है, सही है। तो ये आप लोग के पास मोस्ट एक्यूरेट वर्क डन ये है, जिस तरह आप लोग के बुक में भी लिखा है कि मोस्ट एक्यूरेट वर्क डन जो है वो ये वाला होगा। और ये वाला एक्यूरेट इस वजह से नहीं क्योंकि यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा गैप आ जाता है, ये देखें। तो मोस्ट एक्यूरेट ये है जब हम डिफरेंट इनफाइनाइट इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड कर ले तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। हालांकि ये इनफाइनाइट नहीं है, ये 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल,
5 इंटरवल, हालांकि यहाँ पे इनफाइनाइट इंटरवल्स है। तो फिर उसने एक डॉट की शक्ल ले ली है और डॉट को हमने ज्वाइन करके तो हमारे पास एक लाइन आ गया है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे देखें कोई भी वर्क डन, कोई भी चीज़, कोई भी इस तरह कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, बस सिंपल हम इसकी एरिया ले लेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो मोस्ट एक्यूरेट वर्क की हेडिंग में आप लोग इसी तरह हेडिंग दे दें, जिस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेडिंग दिया है इसी तरह आप लोग ये हेडिंग दे दें, मोस्ट एक्यूरेट वर्क। टू कैलकुलेट मोस्ट एक्यूरेट वर्क, डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट इंटरवल्स। To calculate most accurate work, displacement is divided into infinite intervals. Each interval approaches 0. Del D tends to 0. तो most accurate work done के लिए हम क्या ले लेते हैं, लिमिट, जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ा है। तो लिमिट del D tends to 0, उसमें हम टाइम को कम करते थे। टाइम हर एक पॉइंट, हर एक टाइम पे, हर एक इंस्टेंट सेकंड पे हम जब वेलोसिटी को देखते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखते थे तो उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते थे। अब हर एक डिस्टेंस पे हम वर्क डन को काउंट करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये लाइन है, ये मेरे पास इसकी ये चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन देख लूँ, 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 तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। देखिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर मैं एक वर्क डन यहाँ पे देख लूँ, एक यहाँ पे देख लूँ, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि एक्यूरेट वो वाली चीज़ है जो हम हर एक इंस्टेंट पे देख ले और वो del D टेंड्स टू 0, मतलब 0 तो नहीं होगा लेकिन 0 तक अप्रोच करेगा। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ये एक ग्राफ है। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ये देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स 2 न्यूटन है, दिस इज़ द फोर्स, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स ये 2 न्यूटन, ये 3 न्यूटन और यहाँ पे आप लोगों के पास 4 न्यूटन, सही है। तो आप लोग कभी भी इस तरह नहीं कर सकते कि 2 से डायरेक्ट 3 पे जाओगे। 2 और 3 के दरमियान भी पॉइंट्स है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। अगर आप लोग हर एक पॉइंट पर लोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। तो ये वाली ग्राफ ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्राफ इस तरह बना लूँ कि इसको इसी तरह ये वाली शेप ही बना दूँ, लेकिन हर एक पॉइंट पे बना लूँ, हर एक पॉइंट पे बना दूं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस वजह से मैंने बता दिया है कि अगर मैं हर एक पॉइंट पे बताऊंगी, हर एक पॉइंट पे हम वर्क डन लेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा बनिस्बत इसके कि हम इनफाइनाइट नंबर की बजाय सिंपल रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर ले। तो ये हो गया आप लोग का वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसके बाद हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करेंगे और आप लोग को जो भी मसला हो तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।